वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज है 25 फरवरी 2021। तो आइए देख लेते हैं ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हम कवर करने वाले हैं। हमारा फर्स्ट आर्टिकल ब्लैक नेक्ड क्रेन के बारे में है, यानी कि काली गर्दन वाला एक पंछी। अभी हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के तवांग डिस्ट्रिक्ट से संबंध रखने वाले बुद्धिस्ट मॉन्क्स के एक समूह ने तवांग डिस्ट्रिक्ट में जो गवर्नमेंट का प्लान है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स लगाने का, उसका विरोध किया। उनका यह कहना है कि इससे सर्दियों के समय में आने वाले ब्लैक नेक्ड क्रेन को नुकसान होगा और इसीलिए वो इसका विरोध कर रहे हैं। इसके पहले कि हम ब्लैक नेक्ड क्रेन के बारे में बात करें, आप मैप में लोकेशन देखिए। यह है इंडिया का मैप और यहाँ पर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के फॉर्म में पर्पल कलर में आपको अरुणाचल प्रदेश दिख रहा है। अरुणाचल प्रदेश के मैप को आप थोड़ा बड़ा देखते हैं यहाँ पर, तो आपको बिल्कुल कॉर्नर पे यहाँ पर दिखेगा तवांग डिस्ट्रिक्ट और इसके साउथ में आपको दिखेगा वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट। दोनों की लोकेशन आप देख लीजिए ध्यान से, बिकॉज दोनों का आगे आपको जिक्र मिलेगा। अब बात करते हैं इस पंछी के बारे में। देखिए, इस पंछी के मेल और फीमेल का साइज लगभग एक जैसा होता है, बहुत कम अंतर देखने को मिलता है। मेल थोड़े से बड़े होते हैं। इनकी जो गर्दन होती है वो काफी लंबी होती है। इनकी गर्दन, पूंछ और पंख ये काले रंग के होते हैं। शरीर का हिस्सा हल्का येलो रंग का या फिर ग्रे या व्हाइटिश होता है। तो ये तो इनके एट्रीब्यूट्स की बात हुई। अगर हम इनके सिर के ऊपर एक रेड कलर के स्पॉट की बात करें तो वो बिल्कुल क्राउन जैसा दिखता है, जो आपके ध्यान को आकर्षित करेगा। यहाँ आप इमेज में इसे देख सकते हैं। इनके अगर हैबिटेट और ब्रीडिंग ग्राउंड्स की बात करें तो सामान्यतया ये ऊंचाई पर रहना पसंद करते हैं। तिब्बतन प्लेटू, सिचुआन जो कि चाइना में है, ईस्टर्न लद्दाख जो कि इंडिया में है, ये इनके मेन ब्रीडिंग ग्राउंड्स हैं। हालांकि सर्दियों के समय में ये थोड़ा लोअर एल्टीट्यूड पर भी आ जाते हैं। भूटान और अरुणाचल प्रदेश में ये सामान्यतया आते हैं। अरुणाचल प्रदेश में ये दो जिलों में लार्जली आते हैं, वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट और तवांग डिस्ट्रिक्ट, जिसे हमने मैप में देखा था। इनके प्रोटेक्शन स्टेटस पर बात करते हैं। IUCN की रेड लिस्ट में ये नियर थ्रेटेंड है, साइट्स के अपेंडिक्स 1 में है और इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 के शेड्यूल 1 में है। इनके सिग्निफिकेंस की बात करते हैं कि आखिर जो बुद्धिस्ट कम्युनिटी है वो इसका विरोध क्यों कर रही है। देखिए, अरुणाचल प्रदेश के तवांग डिस्ट्रिक्ट का जो रीजन है वहां पर मुनपाज नाम की एक बुद्धिस्ट एथनिक कम्युनिटी रहा करती है। वो ब्लैक नेक्ड क्रेन को जो छठे दलाई लामा थे उनका अवतार मानते हैं। उनका नाम सांगयांग यात्सो हुआ करता था। वो 1600 के एंड और 1700 के बिगिनिंग के समय में हुआ करते थे। वर्तमान की जो दलाई लामा है वो 14th दलाई लामा है। ठीक है। मोनपाज जो कम्युनिटी है जो वेस्ट कामेंग और तवांग डिस्ट्रिक्ट में रहती है अरुणाचल प्रदेश के, ये बुद्धिज्म के महायान सेक्ट को फॉलो करते हैं, जो भगवान बुद्ध की मूर्ति के रूप में पूजा करते हैं हीनयान के विरुद्ध, जो उन्हें सिंबल्स के रूप में पूजते हैं। थ्रेट्स की बात करें तो जो फेरल जंगली कुत्ते होते हैं, फेरल डॉग्स होते हैं, वो इनके एक्स या चिक्स को खा जाते हैं या उनको नुकसान पहुंचा देते हैं, हमला कर देते हैं। इनका हैबिटेट भी खत्म हो रहा है डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स की वजह से, इस वजह से भी इनको नुकसान हो रहा है। हालांकि सरकार प्रयास कर रही है। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर की जो इंडिया विंग है वो कोलैबोरेट कर रही है डिपार्टमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एंड जो जम्मू एंड कश्मीर का है उसके साथ मिलकर, और वहां पर वो हाई एल्टीट्यूड जो वेटलैंड्स है उनको प्रिजर्व कर रहे हैं ताकि ब्लैक नेक्ड क्रेन को बचाया जा सके। अरुणाचल प्रदेश में भी WWF जो है वो लगातार विंटर में जो इनकी पॉपुलेशन आती है उसको कंजर्व करने के लिए काम कर रहा है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल पगड़ी संभाल मूवमेंट या पगड़ी संभाल जट मूवमेंट के बारे में है। अभी हाल ही में संयुक्त किसान मोर्चा ने 23 फरवरी को पगड़ी संभाल दिवस सेलिब्रेट किया। याद किया गया अजीत सिंह जी को, जो फाउंडर रहे थे पगड़ी संभाल मूवमेंट के, जिसे 1907 के दौरान चलाया गया था। देखिए, सन 2002 में एक बहुत ही खूबसूरत मूवी आई थी स्टारिंग अजय देवगन विद द टाइटल द लीजेंड ऑफ भगत सिंह। उसमें एक बहुत ही खूबसूरत गाना था, पगड़ी संभाल जट्टा पगड़ी संभाल ओए। बिल्कुल ऐसा ही एक मूवमेंट चलाया गया था उसके बहुत पहले 1907 में। लेकिन यह कहानी 1907 की नहीं है, कहानी और पहले की है। 1879 का समय था। ब्रिटिशर्स ने अपर बारी दोआब कनाल का निर्माण किया। इस कैनाल को चिनाब नदी से निकाला गया था और लाया गया था ल्यालपुर तक, जो वर्तमान के पाकिस्तान में है और अब उसका नाम फैसलाबाद है। इस कैनाल को जहां लाया गया था, मतलब वर्तमान के फैसलाबाद में, वो जमीन पूरी तरीके से बंजर थी और वहां पर कोई रहता नहीं था। मैप में लोकेशन देखिए, यह है बारी दोआब, जो कि रावी नदी और सतलुज नदी के बीच का एरिया है। उन्होंने इसके ऊपर के एरिया में कैनाल का डेवलपमेंट किया। देखिए, यहां पर है फैसलाबाद और ये है चिनाब नदी। यहीं से
कैनाल को खोदकर फैसलाबाद तक लाया गया था। अब चूंकि वहां का एरिया बिल्कुल बंजर था तो वहां पर कोई रहता क्यों? अंग्रेजों ने लालच दिया किसानों को कि आपको वहां पर जमीन दे दी जाएगी फ्री में और भी सुविधाएं दी जाएंगी। जो एक्स सर्विसमैन थे उनको भी कहा गया कि आप वहां पर जाइए और किसानी करिए। तो जालंधर, अमृतसर और होशियारपुर से लोग जाकर जो फैसलाबाद का वर्तमान का इलाका है वहां पर सेटल हो गए। उसके बाद किसानों ने उस जमीन पर, बंजर जमीन पर बहुत मेहनत की और फसल को उगाया। धीमे धीमे जमीन उपजाऊ हो गई, हरी हरी फसलें लहराने लगी और अंग्रेजों का मन ललचाने लगा। अंग्रेजों ने इस पूरी जमीन पर कब्जा करने का मन बनाया और उन्होंने एक कानून पास कर दिया। इस कानून के तहत वो पूरा एरिया जो वर्तमान के फैसलाबाद का है वो अब अंग्रेजों की संपत्ति हो जाती और जो किसान जिन्होंने उस जमीन को उपजाऊ बनाया था वो महज उसके बटाईदार होते। अगर वो समय से टैक्स ना पे कर पाते तो उनकी जमीन को उनसे छीना जा सकता था। एक किसान के चाहे जितने बेटे हों, लेकिन उसके मरने के बाद जमीन केवल उसके बड़े बेटे को मिलेगी और अगर उसका बड़ा बेटा किसी कारणवश मर जाए तो उसके छोटे भाई को वो जमीन नहीं मिलेगी, बल्कि अंग्रेज सीधे सीधे उस जमीन को एक्वायर कर लेंगे। आपको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स याद आ गया होगा, वही लॉर्ड डलहौजी वाला। बिल्कुल वैसी ही एक पॉलिसी थी और इसी के विरोध में एक कैची स्लोगन ऑप्ट किया गया, पगड़ी संभाल चट्टा। ये नाम इंस्पायर्ड था बाकेलाल के एक गाने से जो एडिटर थे जंग सयाल न्यूज़पेपर के। किसान धीमे धीमे इकट्ठा होने लगे और उन्हें लीड किया गया भगत सिंह जी के जो अंकल थे, जो चाचा थे, अजीत सिंह संधू जी। उन्होंने इस पूरे मूवमेंट को 1907 में लीड किया। गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को अटैक किया गया, पोस्ट ऑफिसेस, बैंक्स, टेलीफोन पोल्स को अटैक किया गया। यह मूवमेंट काफी एग्रेसिव चला। अंग्रेजों को इसके बाद इस मूवमेंट के सामने झुकना पड़ा। उन्होंने उस कानून को वापस लिया। अजीत सिंह और लाला लाजपत राय जी को गिरफ्तार किया गया था। लोगों के प्रेशर में आकर अंग्रेजों को इन्हें बरी भी करना पड़ा। बात करते हैं सरदार अजीत सिंह जी के बारे में। 23 फरवरी 1881 को इनका जन्म हुआ था। इंडियन रिवोल्यूशनरी थे, नेशनलिस्ट आइडियाज से इंस्पायर्ड थे। इन्होंने कॉलोनियल गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज थी उनका लगातार विरोध किया और अपने भाई किशन सिंह के साथ मिलकर कई जगहों पर, जैसे कि बेरार जो वर्तमान में मध्य प्रदेश में है, अहमदाबाद, इन सभी इलाकों पर जब भी कोई नेचुरल डिजास्टर आता था तो वहां पर लोगों की ये मदद करते थे। भारत माता बुक एजेंसी इन्होंने लॉन्च किया जो कि भारत माता सोसाइटी का ही पार्ट था। एंटी गवर्नमेंट जो इनके आइडियाज थे उसको लेकर ये अंग्रेजों का निशाना भी बने। उन्होंने एक नेटवर्क भी तैयार किया था। जो भी लोग यूरोपियन कंट्रीज में भारत की आजादी के लिए स्ट्रगल कर रहे थे उनके साथ इन्होंने कॉन्टैक्ट स्टैब्लिश किए और इंडियन रिवोल्यूशनरी एसोसिएशन का भी गठन किया। मई 1907 में इन्हें लाला लाजपत राय जी के साथ गिरफ्तार किया गया पगड़ी संभाल जट मूवमेंट के दौरान और बर्मा के मैंडले जेल में भेज दिया गया। बाद में लोगों के प्रेशर में आकर इन्हें छोड़ा गया अक्टूबर 1907 में। हालांकि लेटर ऑन 1909 में ये खुद ही सूफी अंबा प्रसाद के साथ ईरान चले जाते हैं और उसके बाद लगभग 38 ईयर्स तक वहीं पर रहते हैं। ये सारी बातें पगड़ी संभाल मूवमेंट के बारे में। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल इंद्रधनुष 3.0 के बारे में है या 3.0 के बारे में है। अभी इसे लॉन्च किया गया है ताकि कंट्री में और स्ट्रेंथन तरीके से इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम को लॉन्च किया जाए। यहां पर फोकस ये होगा कि वो लोग जो कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान वैक्सीनेशन नहीं करवा सके, रेगुलर वैक्सीनेशन, उन्हें वैक्सीनेशन दिया जाए। थोड़ा और आसान तरीके से समझिए, 1985 के दौरान जो उस समय की समकालीन सरकार थी उसने यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम लॉन्च किया था। इसके तहत जो भी अवेलेबल वैक्सीन थी उसे पॉपुलेशन की 90% पॉपुलेशन तक पहुंचाना था। इंडिया की 90% पॉपुलेशन तक पहुंचाना था। यह स्कीम चल रही थी बट बहुत सक्सेसफुल नहीं थी। लगभग 65% तक ही इसका कवरेज था। जब प्रेजेंट गवर्नमेंट 2014 में आती है तो उन्होंने इस स्कीम को रीस्ट्रक्चर करने का प्लान बनाया और इंद्रधनुष या मिशन इंद्रधनुष के रूप में इसे वापस से लाया गया। चूंकि शुरू में इसमें 7 वैक्सीन को शामिल किया गया था जो कि इंद्रधनुष के 7 कलर्स को डिपिक्ट करते थे, इसीलिए इसका नाम मिशन इंद्रधनुष रखा गया। हालांकि वर्तमान में इसमें 12 वैक्सीन इंक्लूड कर ली गई हैं। उद्देश्य बिल्कुल साफ है, जो अवेलेबल वैक्सीन हैं उन्हें 2 साल तक के बच्चों और प्रेग्नेंट वुमेन को दिया जाता है। इस स्कीम के तहत 2014 में इसे लॉन्च किया गया। मिशन इंद्रधनुष का गोल बिल्कुल सिंपल था कि 2 साल तक के बच्चे और प्रेग्नेंट वुमेन को इम्यूनाइजेशन किया जाए। 12 वैक्सीन इसमें इंक्लूड की गई हैं। डिप्थीरिया, वोपिंग कफ, टिटनेस, पोलियो, ट्यूबरकुलोसिस, हेपेटाइटिस बी, मेनिंगिटिस और निमोनिया, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी इन्फेक्शन, जापानीज इंसेफेलाइटिस, रोटावायरस वैक्सीन, न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन और मीजल रूबेला वैक्सीन, इन सभी को इसमें इंक्लूड किया गया है। हालांकि जापानीज इंसेफेलाइटिस और हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी की जो वैक्सीनेशन है उसे कुछ लिमिटेड डिस्ट्रिक्ट्स में दिया जाता है जहां पर वो ज्यादा प्रभावी है।
देखिए 1985 का जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम था उसकी कमियों को दूर करने के लिए 2014 में मिशन इंद्रधनुष यानी कि एमआई लॉन्च किया गया था। लेकिन उसके 3 साल बाद 2017 में इसका एक एडवांस वर्जन लॉन्च किया गया जिसे नाम दिया गया इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष। टारगेट ऐसे लोग थे जो वल्नरेबल सेक्शन से बिलोंग करते हैं और जो वैक्सीनेशन की रीच से बाहर हैं, उन्हें टारगेट करके वैक्सीन प्रोवाइड करवाना था। और कोशिश ये थी कि दिसंबर 2018 तक 90% जो लोग हैं, जो बच्चे हैं 2 साल तक की उम्र के या फिर प्रेग्नेंट वुमेन हैं, उन्हें जो वैक्सीनेशन है वो प्रोवाइड करवाया जाए। ये सारी बातें इंद्रधनुष 3.0 के बारे में। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट गारंटी काउंसिल के बारे में है। मनरेगा एक्ट तैयार किया गया 2005 में, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इस कानून के तहत 2006 में काउंसिल का गठन किया गया। इसी कानून के सेक्शन 10 का इस्तेमाल करके आपने कानून तो बना दिया, लेकिन पता कैसे चलेगा कि इंप्लीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? वॉच कौन करेगा? तो वॉच करने के लिए इस काउंसिल का गठन किया गया था। इस काउंसिल ने अभी अपनी 23rd मीटिंग हेल्ड की है, इसीलिए ये न्यूज में था। साल में इनको 2 बार मीटिंग करनी होती है। 2005 का जो कानून है उसी के प्रोविजन के तहत इनको बनाया गया है। इसके चेयरपर्सन मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर होते हैं। काम बिल्कुल सिंपल है, सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस करना, मनरेगा एक्ट का इंप्लीमेंटेशन अच्छे से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसके काम को मॉनिटर करना, कोई दिक्कत हो तो रिड्रेस करना, और साल में रिपोर्ट तैयार करना कि आखिर मनरेगा कानून के तहत लोग बढ़िया से काम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ये सारी बातें सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट गारंटी काउंसिल के बारे में। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन के बारे में है। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने अभी हाल ही में नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन को लॉन्च किया, साथ ही साथ कुछ और भी इनिशिएटिव्स लॉन्च किए गए। देखिए सिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है होती हैं किसी भी कंट्री के लिए। इंडिया में हर 2 सेकंड में एक आदमी शहरों की ओर निकल पड़ता है। इस स्कीम के बारे में अभी हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं, लेकिन सारी अच्छी अच्छी बातें हैं। आपको इन बातों को सुनकर ऐसा लगेगा जैसे आपको कोई प्रवचन सुना रहा है। यू विल फील कि श्री 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 1008 XYZ नंद जी महाराज आपको अर्बन डिजिटल मिशन पर एक प्रवचन सुना रहे हैं। इन अच्छी अच्छी बातों पर हम जाएं और कंफ्यूज हों, उसके पहले मैं आपको एक लाइन में बता देता हूं कि यह है क्या। आप सिटीज में जो भी सर्विसेज एक्सेस करते हैं उसे डिजिटल फॉर्म में आप तक पहुंचा दिया जाए। यही है नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन। एक लाइन में 100 बातों की एक बात। कैसे, क्या सर्विसेज आप एक्सेस करते हैं? लाइक आपको प्रॉपर्टी टैक्स पे करना है, आपको डेथ या फिर बर्थ का सर्टिफिकेट लेना है, आपको कोई एनओसी चाहिए, या फिर लोकल बॉडीज से आपको कोई ट्रेड सर्टिफिकेट चाहिए। आपको ये सारी चीजें किसी प्लेटफॉर्म, किसी एप्लीकेशन के माध्यम से आपके मोबाइल में ही प्रोवाइड करवा दी जाए, बजाय इसके कि आप ऑफिस खेलते फिरें। यह है नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन का एक ओवरऑल प्रोग्राम। अब आइए थोड़ा सा प्रवचन भी सुन लीजिए। इसे लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा, मेटी के साथ मिलकर, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक के साथ मिलकर। इसे तो आप याद जरूर से रख लीजिएगा। बिल्कुल सिंपल सा इसका ऑब्जेक्टिव है, डिजिटल इंफ्रा को डेवलप करना है ताकि अर्बन इकोसिस्टम में कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को आसानी से सॉल्व किया जा सके। इसमें 3 पिलर्स पे फोकस किया जाएगा, पीपल, प्रोसेस और प्लेटफॉर्म, ताकि टाउन्स को होलिस्टिक सपोर्ट दिया जा सके। सिटीजन सेंट्रिक बातें की गई हैं। हम एक ऐसा इकोसिस्टम डेवलप करेंगे कि सभी लोग अच्छी सर्विसेज अवेल कर सकें। 2022 तक 2022 सिटीज को टारगेट करना है। फर्दर 2024 तक सभी सिटीज को इस डिजिटल मिशन के तहत, अर्बन डिजिटल मिशन के तहत टारगेट किया जाएगा। सिग्निफिकेंस यह है कि इस सिटीज के डिजिटल इंफ्रा को कंसोलिडेट करेगा। देखिए नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन के तहत ही एक इनिशिएटिव लिया गया है, इंडिया अर्बन डेटा एक्सचेंज। ये पार्टनरशिप है स्मार्ट सिटीज मिशन की और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु की। पर्पस ये है कि डेटा सिलोज की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। डेटा सिलोज का मतलब क्या होता है? डेटा बड़ा आइसोलेशन में होता है, मतलब एक एंटिटी के पास रॉ डेटा है लेकिन उसका इस्तेमाल सिर्फ वही कर पाता है, कोई और वो डेटा यूज नहीं कर पाता, जबकि उसे उसका काम होता है। एग्जाम्पल के तौर पे बात करते हैं, लोकल बॉडीज की बात करते हैं। लोकल बॉडीज के पास कोई भी व्यक्ति अगर मरता है तो उसका डेथ सर्टिफिकेट बनाने के तौर पर डेथ का रिकॉर्ड रखा जाता है। उसमें कई बार उसका कॉज भी मेंशन किया जाता है। कोई हेल्थ की एजेंसी है जो कोई सर्वे कर रही है डेथ को लेकर, अब वो घर घर घूम के सर्वे करते हैं। अच्छा होगा कि अगर वो कैटेगराइज्ड वे में म्युनिसिपल बॉडी का जो डेथ का डेटा है उसे एक्सेस कर ले, उन्हें एक बार में काफी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है, म्युनिसिपैलिटी का डेटा उन्हें मिलेगा ही नहीं। जो डेटा है वो अलग अलग एंटिटीज में स्कैटर्ड वे में है, रॉ फॉर्म में है, कैटेगराइज नहीं है। डेटा होता सबके पास है लेकिन देता कोई नहीं है, इसीलिए प्रॉब्लम होती है।
इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंडिया अर्बन डेटा एक्सचेंज इनिशिएटिव लॉन्च किया गया। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल ऑलिव रिडले टर्टल्स के बारे में है। ऑलिव रिडले टर्टल्स ये हर तीसरे दिन न्यूज में आ जाते हैं, लेकिन इस बार जब ये न्यूज में आए हैं तो बात अच्छी नहीं है। उड़ीसा हाई कोर्ट ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया है लगभग 800 ऑलिव रिडले टर्टल्स की डेथ का। सुओ मोटो कॉग्निजेंस का मतलब होता है स्वतः संज्ञान लेना। उनसे किसी ने कंप्लेन नहीं की, उन्होंने न्यूज़पेपर में पढ़ा और इस मुद्दे को उठा लिया। अब चूंकि ये जो टर्टल्स हैं इनके पास LLB की डिग्री भी नहीं है, तो ये कंप्लेन कर नहीं पाते हैं हाई कोर्ट में जाके, इसीलिए उड़ीसा हाई कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना पड़ रहा है। आरोप यह है कि उड़ीसा के फॉरेस्ट और फिशरीज डिपार्टमेंट की नेग्लिजेंस की वजह से ऐसा हुआ है। जो सी गार्बेज होता है उसकी वजह से इन टर्टल्स की मौत हो रही है। ऑलिव रिडले टर्टल दुनिया के कुछ छोटे टर्टल्स में से एक हैं। ये मांसाहारी होते हैं। इन्हें इनका नाम इनके ये जो कवच होता है इसके ऑलिव कलर से मिला है। जैतून का रंग होता है, ये ऑलिव कलर ऐसा होता है, ये भी कुछ इसी कलर के होते हैं, इसीलिए इन्हें ये नाम दिया गया है। ये पैसिफिक, अटलांटिक और इंडियन ओशन के वार्म वाटर्स में रहना पसंद करते हैं। उड़ीसा के गहीरमाथा मरीन सेंचुरी में ये बहुत बड़ी संख्या में ब्रीडिंग करते हैं। इनकी जो मास नेस्टिंग होती है उसे अरीबाडा कहा जाता है। अरीबाडा का मतलब ये होता है कि लगभग थाउजेंड्स के नंबर में जो फीमेल्स हैं वो एक जगह पे इकट्ठा होती हैं, एक सिंगल बीज पे ये अंडे देती हैं। इसी दौरान इनको सबसे ज्यादा खतरा भी होता है। वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 के शेड्यूल 1 में है। ये IUCN की रेड लिस्ट में वल्नरेबल है और साइट्स के अपेंडिक्स 1 में है। थ्रेट की बात करें तो इन्हें पकड़ के मार दिया जाता है इनके मीट सेल या फिर लेदर के लिए, या फिर इनके एक्स को मार दिया जाता है। मोस्ट सीवियर थ्रेट है एक्सीडेंटल के लिए। ट्रॉलर्स के जरिए जब मछली पकड़ी जा रही होती है तो इस जाल में ये भी फंस जाते हैं, जिसकी वजह से इनकी मौत हो जाती है। ये सारी बातें हमने ऑलिव रिडले टर्टल के बारे में कवर की। देखिए, ऑलिव रिडले टर्टल लगभग हर साल न्यूज में रहता है, बच्चे पढ़ के भी जाते हैं, लेकिन एग्जाम में जल्दी नहीं पूछा जाता। आपने एक फेमस डायलॉग सुना होगा कि मैं दिल में आता हूं समझ में नहीं। तो अगर ये डायलॉग ऑलिव रिडले टर्टल को बोलना होगा तो वो यही कहेगा कि मैं न्यूज में आता हूं एग्जाम में नहीं। तो हम पढ़ते क्यों हैं? पढ़ते इसलिए हैं क्योंकि पेपर सेट करने वाले लोग हमारे फूफा या ताऊ नहीं है। उनका कब दिमाग सनक जाए और वो पूछ लें, तो हमें तैयार रहना होगा। कुछ स्टेटमेंट हैं, आपको ट्रू एंड फॉल्स बताना है। ब्लैक नेक्ड क्रेन IUCN की रेड लिस्ट में इंडेंजर्ड है। ईस्टर्न लद्दाख जो इंडिया में है इसका मेन ब्रीडिंग ग्राउंड है। सरदार अजीत सिंह, इन्होंने भारत माता बुक एजेंसी लॉन्च किया जो कि पार्ट है भारत माता सोसाइटी का। सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट गारंटी काउंसिल, इसे चेयर किया जाता है मिनिस्टर ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के द्वारा। ऑलिव रिडले टर्टल उड़ीसा के गहीरमाथा मरीन सेंचुरी में वर्ल्ड का लार्जेस्ट सी टर्टल रुकरी है। रुकरी का मतलब इनका ब्रीडिंग प्लेस। तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में भी लिखिएगा। इस पूरे सेशन की PDF फोन के टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पर जवाब मेंशन रहेगा। आज के सेशन में यहीं पे रुकते हैं। थैंक यू वेरी मच।